कहा जाता है कि हमारे यूनिवर्स को बने करीबन 13.7 बिलियन साल हो चुके हैं और वहीं हमारी अर्थ को बने करीबन 4.5 बिलियन साल, जो पूरे यूनिवर्स की एज का सिर्फ 1/3 है। अब मेन सवाल कि आखिर हमारी अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई कब? लाइफ यानी हमारी अर्थ पे आज जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखा करते हैं, अब चाहे वो बात हो प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की, इन सब चीजों की शुरुआत आखिर हुई कहां से? फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट का कहना है कि हमारी अर्थ पे लाइफ की शुरुआत आज के 3.8 बिलियन साल पहले हुई और यहीं से ही शुरुआत हुई बायोलॉजी की, जहां हमने जाना कि कैसे एक सिंगल से मॉलिक्यूल या एटम ने अर्थ पे मौजूद प्लांट्स और एनिमल्स की 8.7 मिलियन स्पीशीज को बनाया। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा इस चैप्टर में, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। हेलो लर्नर्स, वेलकम टू टॉपिक्स। मेरा नाम है नवीन कुमावत। रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जहां एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करे टू कंटिन्यू इट्स स्पीशीज। अब चाहे एक प्लांट अपने जैसा एक नया प्लांट बनाए या फिर एक एनिमल अपने जैसा एक नया एनिमल, इस प्रोसेस को हम बायोलॉजी में बोला करते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन क्या सच में ये बायोलॉजिकल प्रोसेस इतना जरूरी है? हाँ, क्योंकि बिना इस प्रोसेस के अर्थ पे लाइफ या तो होती ही नहीं और शायद अगर होती तो जल्दी खत्म भी हो जाती। अगर हमारी अर्थ पे मौजूद प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस आज से ही इस प्रोसेस को रोक दे तो आपको क्या लगता है कितने सालों तक और इस अर्थ पे लाइफ सस्टेन कर पाएगी? अब शायद आप में से किसी ने कहा होगा 1000 साल या कुछ 2000 साल, नहीं, लेकिन सच तो ये है कि अगर ये प्रोसेस रुका तो अर्थ को मैक्स टू मैक्स 200 साल लगेंगे एक लाइफलेस प्लेनेट बनने में। और यही एक कारण है कि क्यों अर्थ पर रिप्रोडक्शन करना, पढ़ना और जानना इतना इम्पोर्टेंट है। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम प्रोसेस है, बट ऐसा है नहीं। ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस जो चालू ही रिप्रोडक्शन के बाद होता है। अब चाहे बात हो एक छोटे से प्लांट को बड़ा होते देखना या फिर एक यंग एनिमल को, दिस इज नथिंग बट ग्रोथ। लेकिन हमारी अर्थ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जहां ये दोनों प्रोसेस साथ होते हैं। ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा ग्रो एंड रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2, जिसका मतलब इन ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ हो सकते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजी में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, जिनके लिए रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और डिवीजन लगभग एक ही होता है। और वहीं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके लिए रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों सेपरेट प्रोसेस हों, उन्हें कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लाइक अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग एंड देन डॉग कैन लेटर रिप्रोड्यूस एंड हैव मोर पपीज। अगर इन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल्स के बारे में आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, देन डू वॉच आवर बायोलॉजी सीरीज ऑन सेल्स। अब यहाँ मेन सवाल ये आता है कि क्या अर्थ पे सब एक ही तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? इसका जवाब है नहीं। लिविंग बींग्स बेसिकली 2 तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां 2 पेरेंट्स का होना जरूरी होता है। बात करते हैं पहले के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा प्रोसेस जहां एक सिंगल पेरेंट गिव्स राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, वो भी बिना किसी गैमेट्स लाइक स्पर्म और एग की इन्वॉल्वमेंट के। अब यहाँ जो भी नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली आइडेंटिकल यानी एग्जैक्ट कॉपी होता है, जिसे हम बायोलॉजी में क्लोन कहा करते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर सम कॉमन मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहला है बाइनरी फिजन। एक ऐसा मेथड जो हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जहां एक पेरेंट सेल 2 इक्वल और आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। देन वी हैव फ्रेगमेंटेशन, एक ऐसा मेथड जो हमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जहां एक पेरेंट बॉडी कुछ फ्रेगमेंट्स यानी पार्ट्स में डिवाइड होती है और हर पार्ट एक बिल्कुल नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, लाइक स्पाइरोगेरा। देन वी हैव रीजनरेशन, एक ऐसा मेथड जहां पेरेंट बॉडी के किसी भी पार्ट से एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए, उसे रीजनरेशन मेथड कहा जाता है, जिसके कुछ सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लानेरिया और स्टारफिश। इसके बाद आता है बडिंग, एक ऐसा मेथड जहां पेरेंट बॉडी पे एक छोटा सा सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, विच इज देन ग्रोज इनटू कंप्लीटली न्यू इंडिविजुअल। अब अगर वो वहीं अटैच रहता है तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा यीस्ट, और अगर वो डिटैच हो जाए तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा। देन वी हैव स्पोर फॉर्मेशन, ये मेथड बेसिकली हमें फंगाई में देखने को मिलता है, जहां फंगाई के स्पोरेंजिया में स्टोर्ड छोटे छोटे स्पोर्स जस्ट लाइक डस्ट पार्टिकल्स
ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल की बात करें तो ये हमें ब्रेड पे देखने को मिलता है, जिन्हें हम राइजोपस के नाम से भी जाना करते हैं। एट लास्ट वी हैव वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऐसा मेथड जो अक्सर हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है, जहां एक प्लांट की रूट, स्टेम या लीव्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। इन्हें बेसिकली दो तरीकों से समझा जाता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड यानी ऐसा प्रोसेस जो बिना किसी ह्यूमन टच के हुआ हो, जिसमें आते हैं ब्रायोफाइलम और पोटैटो जो बनते हैं लीव बड से, टर्मरिक एंड जिंजर जो बनते हैं स्टेम से, ग्रास और स्ट्रॉबेरीज जो बनते हैं रनर से, और वेजीज लाइक अनियंस जो बनते हैं बल्ब से। सेकेंडली वी हैव आर्टिफिशियल मेथड्स, जिसमें आते हैं कटिंग जो हम मनी प्लांट्स में यूज करते हैं, ग्राफ्टिंग जो हम यूज करते हैं रोज प्लांटेशन में, और लेयरिंग जो हम यूज करते हैं जैस्मिन प्लांटेशन में। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के दूसरे टाइप के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा प्रोसेस जहां एटलीस्ट दो पेरेंट्स यानी वन मेल और वन फीमेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ दोनों पेरेंट्स गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये दोनों गैमेट्स फ्यूज यानी मिलते हैं तो फॉर्म होता है जाइगोट, जो आगे चल के एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। अब यहाँ मेन सवाल ये आता है कि आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही इतना स्पेशल क्यों माना गया है? तो इसका सबसे सटीक जवाब होगा वेरिएशंस। अब जैसा कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाना कि वहाँ सारे मेथड से एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन वहीं अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब जब कभी भी एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा तो उसमें और उसके पेरेंट्स में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, और इन्हीं डिफरेंसेस या वेरिएशंस की वजह से आज प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस इतना इवॉल्व और इतने समय तक सर्वाइव कर पाए हैं। यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल वेयर वी हैड कंपेयर्ड दीज टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी अर्थ पे सिर्फ दो कैटेगरीज में होता है, प्लांट्स और एनिमल्स। शुरू करते हैं प्लांट से। अब जैसा कि हमें इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ऐसा प्रोसेस जहां प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, जिससे वो भी अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू कर पाए, जिस तरह हम ह्यूमंस और एनिमल्स करा करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लांट्स में होता है जहां हमें फ्लावर या सीड देखने को मिलती है। अब एक प्लांट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले हम समझेंगे एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे एक फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। फ्लावर के इस पार्ट को कहा जाता है एंथर, और वहीं एंथर्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट इस पार्ट को कहा जाता है फिलामेंट। ये दोनों पार्ट्स मिलकर बनाते हैं एक फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम स्टेमन कहा करते हैं। फिर आती है फ्लावर पेटल्स, जिसका पूरे प्लांट में सिर्फ एक काम होता है, आउटसाइडर्स को अट्रैक्ट करना। ठीक उसी तरह जिस तरह ह्यूमंस में फीमेल्स अपने मेकअप और फ्रेग्रेंस से मेल्स को अट्रैक्ट करती है। उसके बाद आता है स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे स्टाइल, और स्टाइल के नीचे ओवरी, इन विच वी हैव ओव्यूल्स। फ्लावर्स के ये तीनों पार्ट्स मिलकर बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम कार्पल या पिस्टल कहा करते हैं। देन वी हैव सेपल्स, जो एक फ्लावर के बड और पेटल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड एट लास्ट वी हैव रिसेप्टिकल, विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ सबसे मेन बात यह है कि जरूरी नहीं कि हर एक फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक साथ मौजूद हों। कुछ फ्लावर्स में एक साथ भी हो सकते हैं और नहीं भी। ये तो हमने बात की एक फ्लावर में मौजूद उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। अब हम जानेंगे कि आखिर यहाँ रिप्रोडक्शन होता कैसे है। सबसे पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन का, जहाँ एक फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर में मौजूद छोटे छोटे पोलेंस पहुंचते हैं फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पे। पोलेंस के इस ट्रांसफर के पीछे मेजरली तीन चीजों का हाथ होता है, या तो विंड, या फिर वाटर, या फिर इंसेक्ट्स का। अब जिन फ्लावर्स में हमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखने को मिलते हैं, वहाँ इस स्टेप को नाम दिया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन का, जिसके कुछ सबसे बेस्ट एग्जांपल है रोज, मस्टर्ड एंड टमाटो। और जहाँ ये दोनों अलग अलग फ्लावर्स में होते हैं, वहाँ इसे नाम दिया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन का, जिसके कुछ सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैंगो, कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर। दूसरा स्टेप फर्टिलाइजेशन। अब जब पोलेंस स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो वहां से वो जाते हैं स्टाइल के पास, एंड एट लास्ट दे रीचेस टू द ओवरी, जहां मौजूद ओव्यूल से फ्यूज होने के बाद फॉर्म होता है जाइगोट। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, जो है सीड फॉर्मेशन। यहाँ हमारा जाइगोट डेवलप होता है एक एम्ब्रियो में, जिसे हम सीड कहा करते हैं। एंड देन कम्स द फ्रूट फॉर्मेशन, जहाँ हमारे फ्लावर की ओवरी
फूल के बन जाती है एक फ्रूट। अब इस फ्रूट की सीड से हम जब चाहे एक नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, जिसे हम कहा करते हैं जर्मिनेशन। एंड दिस इज हाउ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस। अब बात करते हैं द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब प्लांट्स की तरह ही एनिमल्स भी अपने सर्वाइवल के लिए अपनी स्पीसीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब चाहे वो बात हो कुछ ही मिनट्स में मल्टीप्लाई होने वाले बैक्टीरिया की या फिर साल साल भर तक रहने वाली वेल प्रेगनेंसी की। एवरी लिविंग क्रीचर इज कनेक्टेड बाय दिस वन पावरफुल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन। अब एक ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन काम होता है स्पर्म सेल्स, जिन्हें हम गैमेट्स भी बोला करते हैं, उन्हें प्रोड्यूस करना, स्टोर करना और डिलीवर करना, जिसकी शुरुआत होती है मेल्स की बॉडी में प्रेजेंट एक ऑर्गन से, जिसे हम टेस्टिस कहा करते हैं, जो बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह काम करते हुए प्रोड्यूस करता है दो चीजें, पहला स्पर्म सेल्स और दूसरा टेस्टोस्टेरोन, जिन्हें हम मेल्स सेक्स हार्मोन्स भी कहा करते हैं। अगर आप इन हार्मोन्स को और अच्छे से समझना चाहते हैं, देन डू वॉच आवर सीरीज ऑन ग्लैंड्स, जहां हमने ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट हर एक ग्लैंड को डिटेल में कवर किया है। देन वी हैव स्क्रोटम, जो हमारे टेस्टिस को होल्ड करने के साथ साथ वर्क्स एज एन कूलिंग बैग ऑफ आवर बॉडी। अब यहाँ इसे कूलिंग बैग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारे स्पर्म सेल्स को हमारी बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर के कंपैरिजन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रखता है। एट नेक्स्ट वी हैव एपिडिडिमिस, जो हमारे टेस्टिस से प्रोड्यूस हुए स्पर्म्स के लिए एक आर्मी ट्रेनिंग सेंटर की तरह काम करता है, जहां हमारे स्पर्म्स को आने वाले लड़ाइयों के लिए स्टोर और मैच्योर किया जाता है एंड सेंट टू द नेक्स्ट पार्ट, वास डेफरेंस, जो एक रोड की तरह काम करते हुए हमारे मैच्योर्ड और लड़ाई के लिए तैयार स्पर्म्स को पहुंचाता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट तक, जिसे हम सेमिनल वेसिकल्स कहा करते हैं। यहाँ प्रेजेंट प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे स्पर्म्स में कुछ फ्लूइड्स ऐड करती है टू मेक देम एनर्जेटिक। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे सैनिकों को वॉर से पहले गन्स और फूड प्रोवाइड किया जाता है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारे स्पर्म्स को सीमेन का नाम दे दिया जाता है और भेज दिया जाता है वॉर ट्रक्स में, जिसे हम कहा करते हैं पेनिस। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद सारा काम होता है वॉर जोन में, जिसे हम कहा करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन काम होता है एग सेल्स को प्रोड्यूस करना, फर्टिलाइजेशन करना और फीटस को प्रेगनेंसी के वक्त नर्चर करना, जिसकी शुरुआत होती है फीमेल्स की बॉडी में प्रेजेंट एक ऑर्गन से, ओवरीज, जो बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह काम करते हुए प्रोड्यूस करती है दो चीजें, पहला एग्स, जिन्हें हम ओवा भी कहा करते हैं, और दूसरा फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स, जिसे हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहा करते हैं। सेकेंडली वी हैव फैलोपियन ट्यूब्स, जिन्हें हम ओविडक्ट्स भी कहा करते हैं। यही वो जगह है जहां एक मेल के स्पर्म सेल्स और फीमेल के एग्स का मीटअप होता है। अब वैसे तो यहाँ मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स आया करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा स्पर्म सेल होता है जो ओवरी से निकले एग के साथ फ्यूज होता है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहा करते हैं। अब जब कभी भी आपको लगे कि आप दुनिया में सबसे अनलकी हो, तो याद रखना इस दुनिया में आने के लिए आपने मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स को हराया है। इसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में, जिसे हम यूटेरस कहा करते हैं, एक ऐसा पार्ट जहां फैलोपियन ट्यूब से आया फर्टिलाइज्ड एग, ऑल्सो नोन एज जाइगोट, एक एम्ब्रियो बनता है, और यही वो जगह है जहां एम्ब्रियो यानी फीटस डेवलप होता है और आगे चल के एक ह्यूमन बेबी का शेप लेता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है प्लासेंटा, एक ऐसा स्पेशल और टेम्परेरी ऑर्गन जो प्रेगनेंसी के करीब 2 हफ्ते बाद मदर्स के यूटेरस में प्रेजेंट यूट्राइन लाइनिंग और एम्ब्रियो के टिश्यूज से मिलकर यूटेरस में ही डेवलप होना स्टार्ट होता है, जो एक माँ और बच्चे के बीच लाइफलाइन का काम करते हुए ठीक 12 हफ्तों में पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। एक फ्लैट डिस्क लाइक ऑर्गन जो बेबी से एक ट्यूब से जुड़ा रहता है, जिसे हम umbilical कॉर्ड कहा करते हैं। These are some of the main functions of placenta. Then we have cervix, एक ऐसी नैरो ओपनिंग जो ठीक यूट्रस और वजाइना के बीच में प्रेजेंट होती है। एंड एट लास्ट वी हैव वजाइना, जिसके 2 मेन फंक्शंस होते हैं। एक, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आए हुए ट्रेन सोल्जर्स को वॉर जोन में एंट्री प्रोवाइड करवाना थ्रू द ट्रक कॉल्ड पेनिस, और दूसरा, हमारे इस पूरी लड़ाई से निकला एक सुपर सोल्जर, जिसे हम बेबी भी बोला करते हैं, उसे इस वॉर जोन से बाहर निकालना, ऑल्सो नोन एज द पैसेज वे फॉर बर्थ। अब जब भी हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें काफी सुनने को मिलते हैं, एक एडोलसेंस और दूसरा प्यूबर्टी।
बात करते हैं पहले के बारे में, एडोलेसेंस। ये लाइफ का ऐसा पीरियड होता है जहां हम अपने चाइल्डहुड से अपने अडल्टहुड की ओर बढ़ते हैं, जो बेसिकली स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 11 इयर्स एंड लास्ट अंटिल द एज ऑफ 18। और यही वो एज होती है जहां एक ह्यूमन बॉडी में हमें सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, अब चाहे वो फिजिकल चेंजेस हो या फिर इमोशनल चेंजेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वर्ड, प्यूबर्टी। बेसिकली प्यूबर्टी एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इस एडोलेसेंस एज में हमें देखने को मिलता है, जहां एक ह्यूमन चाइल्ड के सेक्सुअल ऑर्गन्स और कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं टू मेक देम रिप्रोडक्शन रेडी। अब जानते हैं कि आखिर वो कौन से चेंजेस हैं जो बॉयज और गर्ल्स में हमें देखने को मिलते हैं। बॉयज की बात करें तो इनमें से कुछ सबसे नोटिसेबल चेंजेस होते हैं आवाज का भारी होना, बॉडी पे हेयर्स का ग्रो होना, मसल्स का डेवलप होना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ग्रो होना और सबसे इंपॉर्टेंट स्पर्म के प्रोडक्शन का स्टार्ट होना। यू मे नोट दीज पॉइंट्स थ्रू दिस टेबल। वहीं बात करें गर्ल्स की तो इनमें से कुछ सबसे नोटिसेबल चेंजेस होते हैं ब्रेस्ट का डेवलप होना, हिप्स का वाइडन होना, बॉडी पे हेयर्स का ग्रो होना और सबसे इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना, जहां फीमेल बॉडी में प्रेजेंट ओवरीज अब मंथली एग्स रिलीज करना स्टार्ट करती है। यू मे नोट दीज पॉइंट्स टू दिस टेबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक ऐसी मंथली साइकिल जो फीमेल्स की बॉडी को हर महीने प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ देन दिस साइकिल एंड्स विद द मेंस्ट्रुएशन, जिसे हम पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, जब फीमेल की ओवरीज हर महीने एग रिलीज करती है तो उसी के साथ साथ फीमेल का यूटेरस एक एम्ब्रियो यानी फीटस को डेवलप करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है बाय फॉर्मिंग अ लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहा करते हैं, अराउंड द यूटेरस। अब जब ओवरीज से निकले एग्स को फेलोपियन ट्यूब्स में कोई स्पर्म सेल नहीं मिलता देन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, और इसी की वजह से यूटेरस में प्रिपेयर हुई लाइनिंग्स ब्रेक हो जाती है एंड देन आफ्टर इट शेड्स एवरीथिंग through the vagina. Now you may take a screenshot of these two tables showing on your screens, जहां पहली टेबल आपको बताएगी phases of menstruation cycle के बारे में और दूसरी आपको बताएगी hormones and their roles के बारे में। With this, now we are completed with all the major topics of this chapter. We know that we have missed some, but this was more than enough to understand this chapter. That's all about today's video, and yes, keep learning.